तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 9th में हमारा चैप्टर चल रहा है टिश्यूज। ऊतकों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऊतक में आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में बात करनी है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में आपको जानना है। ऊतक के बारे में बेसिकली आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि जो ऊतक होते हैं बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। सभी प्लांट्स का शरीर भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो ये जो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, ये स्पेशलाइज्ड जब एक तरीके के ग्रुप की बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तब किस चीज का निर्माण होता है, ऊतकों का या टिश्यूज का निर्माण होता है। तो आपको प्लांट्स में पाए जाने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कैरेक्टर्स के बारे में जानना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो इमेच्योर और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। देयर सेल्स आर स्मॉल इन साइज। आकार में कैसे होते हैं, वो छोटे होते हैं। देयर सेल्स आर हाईली एक्टिव मेटाबॉलिकली एंड कंटेन अ डेंस साइटोप्लाज्म। यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, जो विभाज्योतक ऊतक होते हैं, ये हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म यानी कि बहुत सारा कोशिका द्रव्य ऐसी कोशिकाओं में भरा हुआ होता है। इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो इन कोशिकाओं में नगण्य होता है, यानी कि न के बराबर होता है या कभी कभी एब्सेंट भी होता है। किसके बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी कि विभाज्योतक ऊतकों की जब हम बात कर रहे हैं तो विभाज्योतक ऊतकों के बारे में ये लक्षण उसके हैं। द सेल वॉल इज थिनर। जो सेल वॉल होती है यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो ऐसे ऊतक हैं जिनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो निरंतर विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती हैं। उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। जो टिश्यूज ऐसी कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं जिन कोशिकाओं में निरंतर विभाजन की प्रक्रिया हो रही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कई प्रकार के होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी कि विभाज्योतक ऊतकों के प्रकार। विभाज्योतक ऊतक जो है 3 प्रकार के मुख्यतः पाए जाते हैं। पहला है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दूसरा है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और तीसरा है आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अलग अलग जगहों पर यानी कि अलग अलग लोकेशन पे पाए जाने के कारण इनका अलग अलग नाम है। एपिकल का मतलब एपिक्स पे पाए जाते हैं, ये टिप्स पे पाए जाते हैं। इंटरकैलरी कहाँ पाए जाते हैं और लेटरल कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। पहले सभी बच्चे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी विभाज्योतक ऊतकों के प्रकार ये लिखेंगे और उसके बाद तीनों अलग अलग तरीके के विभाज्योतक ऊतक जो हैं उनके नाम लिखेंगे। आप विभाज्योतक ऊतकों के प्रकार और उनके 3 अलग अलग नामों के बारे में लिखेंगे। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, नंबर 1 is apical meristematic tissue, number 2 is intercalary meristematic tissues और number 3 is lateral meristematic tissues। इसमें एपिकल मेरिस्टेमेटिक में लिखेंगे आप शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक, लेटरल में आप कैम्बियम लिखेंगे और इंटरकैलरी में आप अंतर्विष्ट लिखेंगे। एपिकल में आप शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक लिखेंगे, इंटरकैलरी में आप अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक लिखेंगे और लेटरल में आप पार्श्व विभाज्योतक ऊतक लिखेंगे। इन अलग अलग नाम लिखे आपने। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी विभाज्योतक ऊतकों के प्रकार क्या लिखेंगे आप, विभाज्योतक ऊतकों के प्रकार।
सभी बच्चों ने नोट कर लिया। अब ये है अविभाज्योतक ऊतकों के प्रकार। 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शीर्षस्थ विभाज्योतक। तो शीर्षस्थ विभाज्योतक जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एपिकल का मतलब है कि शीर्ष पे पाया जाता है, शीर्षस्थ का मतलब है किसी पार्ट के शीर्ष पर पाया जाने वाला ऊतक आपका शीर्षस्थ ऊतक कहलाता है। दे आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ स्टेम, यानी तने की टिप पे पाए जाते हैं, रूट्स की टिप पे पाए जाते हैं और ब्रांचेस की भी टिप पर ही ये एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सियल ग्रोथ इन अ प्लांट, यानी किसी भी पौधे की एक्सियल ग्रोथ के लिए ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो उत्तरदायी होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्क्रीन में आप देख रहे हैं, जड़ की टिप पे, एक्सिलरी बड यानी बड वाली जगह पे, और ऊपर की तरफ जिसको हम बिल्कुल ऊपर की तरफ पुंगी होती है जो, वहां पे तीनों जगहों पे ये टिश्यूज पाए जाते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक जो हैं ये तीनों जगहों पे पाए जाते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं अगर वो एपिकल बड के रूप में प्रेजेंट है तो शूट एपिकल मेरिस्टम कहलाता है। एक्सिलरी बड पे प्रेजेंट है और रूट्स में अगर प्रेजेंट है तो रूट एपिकल मेरिस्टम कहलाता है। अब ये रूट कैप के जस्ट बाद वाली पोजीशन में होता है, यहाँ पे होता है ये रूट कैप की जस्ट इस जगह पे, रूट कैप की जस्ट बाद वाली पोजीशन में। ये क्यों कहलाता है? निरंतर विभाजित करने वाला ऊतक है, इसलिए इसको हम मेरिस्टम कहते हैं। और एपिकल मेरिस्टम का मतलब है कि शीर्ष पे पाया जाता है, इसलिए इसको एपिकल मेरिस्टम टिश्यूज कहते हैं। दूसरा कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? दूसरा पाए जाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। ये होते हैं अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक। क्या होते हैं? अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक। तो यानी कि ये कहीं दो चीजों के बीच में पाए जाते हैं। अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक का मतलब है दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द इंटरनोड्स, यानी इंटरनोड्स और नोड्स के बारे में अगर सभी बच्चे जानते हैं तो नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में, दो नोड्स के बीच की जो जगह होती है उसे हम इंटरनोड्स कहते हैं। और इंटरनोड्स के बेस पर ये स्टेम्स, ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और क्यों ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंटरकैलरी इंटरनोडल रीजन। जैसे आप देख रहे हैं ये जो दो निशान आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, एक तो ये और ये दोनों क्या हैं? एक्चुअल में ये पर्व संधियां हैं, पर्व संधियां हैं। पर्व संधियों के बीच में जो जगह ये पाई जाती है ये जगह पर्व कहलाती है या नोड्स कहलाती है, इंटर नोड्स कहलाती है। दो नोड्स के बीच में पाई जाने वाली जगह जो है वो इंटर नोड कहलाती है। तो इंटर नोड की बेस पर जहाँ पे थोड़ा सा रेडिश दिखाई पड़ रहा है वहां पे जो प्रेजेंट होती हैं वो इंटर कैलरी मेरिस्टम्स प्रेजेंट होती हैं, जो इंटर नोड्स की ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होती है। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आप सभी को समझ में आ गया कि किस जगह पे क्या लोकेशन होती है उनकी, वो प्रेजेंट होती है और किस चीज के इलॉन्गेशन के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये इंटरनोड्स के इलॉन्गेशन के लिए जिम्मेदार होती है। जोन ऑफ इलॉन्गेशन में ये पाई जाती हैं, यानी कि इंटरनोड्स की बेस पर ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तीसरे प्रकार का मेरिस्टम होता है बच्चों लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जो है दे आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, यानी रूट्स की और स्टेम्स की लेटरल साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम पार्श्व विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो भी पौधा है, लेटरल मेरिस्टम्स जो होते हैं बच्चों, इनकी एग्जैक्ट पोजीशन आपको समझ में आ गई। लेटरल मेरिस्टम्स जो हैं ये किसी भी, चाहे वो तने का भाग हो चाहे वो जड़ का भाग हो, उसके लेटरल साइड पे पाए जाते हैं, यानी साइड बाय साइड ये प्रेजेंट होते हैं। और ये तने की और जड़ की, जैसे छोटा सा पौधा होता है तो उसकी जड़ें पतली पतली होती हैं,
जब पौधा धीरे धीरे ग्रो करता है, बड़ा हो जाता है, तो उसकी जड़ें भी मोटी हो जाती हैं और तना भी मोटा हो जाता है। तो जड़ के मोटे होने का और तने के मोटे होने का जो रीजन है वो क्या है? लेटरल मेरिस्टेम्स की प्रेजेंस ही उसका रीजन है। यानी जो पार्श्व विभाज्योतक ऊतक होते हैं उन्हीं के कारण क्या होता है, ये चौड़ाई में यानी कि मोटाई में तना और जड़ दोनों वृद्धि करते हैं। तो ये रेडियल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लेटरल मेरिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है? आप सभी देख रहे हैं कि साइड बाय साइड ये तने की और जड़ की साइड बाय साइड ये प्रेजेंट होती है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव स्मॉल वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स? यानी कि जो विभाज्योतक कोशिकाएं होती हैं उनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट या तो बहुत छोटे छोटे होते हैं या वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इनका क्या रीजन है? और इसके उत्तर में आप क्या समझते हैं? द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इज टू डिवाइड रैपिडली एंड रिप्रोड्यूस न्यू मास ऑफ सेल्स। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, विभाज्योतक कोशिकाएं होती हैं, इनका काम क्या होता है? ये रैपिडली यानी बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं और नई सेल्स का गुच्छा बनाती रहती हैं। अब वैक्यूल्स का क्या काम है? वैक्यूल्स जो हैं वो ऐसी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो वेस्ट सब्सटेंस को स्टोर करने के लिए काम में आती है। वेस्ट सब्सटेंसेस को या वाटर को स्टोर करती हैं। तो चूंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग होती हैं और यंग सेल्स होती हैं, तो यंग सेल्स होने के कारण क्या है, इनके पास ज्यादा वेस्ट मटेरियल होता ही नहीं है स्टोर करने के लिए। तो एक लाइन हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जहां पे जिस संरचना की जरूरत होती है प्रकृति ने वो संरचना वहां पर दी है। तो वैक्यूल्स की जहां पे नीड नहीं है इसलिए वैक्यूल्स वहां पे नहीं पाए जाते हैं, या अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे आकार में होते हैं। वैक्यूल्स आर यूजुअली स्मॉल और नॉट प्रेजेंट एट ऑल इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यानी विभाज्योतक कोशिकाओं में वैक्यूल्स या तो नहीं प्रेजेंट होते हैं या प्रेजेंट होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स रेफर्ड टू एज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स? यानी कि जो विभाज्योतक कोशिकाएं होती हैं वो अनडिफरेंशिएटेड कोशिकाओं के रूप में हम उनको क्यों मानते हैं? विभाज्योतक कोशिकाएं जो होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बिकॉज द डिवाइडिंग स्टेट एंड देयर नेचर ऑफ वर्क हैज नॉट बीन डिसाइडेड। जो इनके वर्क, नेचर ऑफ वर्क है वो डिसाइडेड नहीं होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होती है क्योंकि उनका केवल एक ही काम होता है। स्पेसिफिक फंक्शन उनका अगर माना जाए तो केवल विभाजित करना ही उनका स्पेसिफिक फंक्शन है। वो कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन नहीं परफॉर्म करती हैं, तो इसलिए इन्हें हम डिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं कहते हैं, इन्हें हम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। मतलब इनका वर्क एरिया जो है वो क्लियर नहीं है। तो अनडिफरेंशिएटेड, अगर किसी भी सेल को एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया जाता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है कोई भी सेल, तो उसे हम डिफरेंशिएटेड सेल्स कह सकते हैं। अब परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, जैसे आपका जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, जिसके बारे में हम अभी आगे चैप्टर के आगे पार्ट में बात करेंगे। हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में भी बात करेंगे। ये कहाँ से आती है? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बनती हैं। यानी जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, अगर हम परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो समझेंगे जो भी स्थायी ऊतक होते हैं वो विभाज्योतक ऊतक का ही परिणाम होते हैं। जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो विभाज्योतक ऊतक द्वारा ही बनते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विभाज्योतक ऊतक जो हैं वो यंग सेल्स होती हैं, यंग सेल्स से बनते हैं, और इसी तरह जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो यंग सेल्स के एडल्ट हो जाने पर, मैच्योर हो जाने पर वो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट होते जाते हैं। हम अगर ऊतकों के स्टडी की बात करें, द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। ये पॉइंट सभी बच्चे नोट करेंगे कि टिश्यूज के स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यूज की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करें बच्चों अब सिंपल परमानेंट टिश्यू की, जो स्थायी ऊतक होता है ये दो प्रकार का होता है।
पहला तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी ऊतक, और दूसरे प्रकार का होता है जटिल स्थायी ऊतक। तो सबसे पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? क्या जो फ्लावर्स हैं, स्टेम्स हैं और रूट्स हैं, क्या ये सभी एक ही तरीके की सेल्स से बने हुए हैं या एक ही तरीके की कोशिकाओं से बने हैं? तो आपका जवाब क्या होगा कि सभी अलग अलग पार्ट्स जो है अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए हैं, है ना। डिफरेंट प्लांट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। क्यों? जो फ्लावर है वो किसी पत्ती में नहीं कन्वर्ट हो सकता, जो पत्ती है वो तने में नहीं कन्वर्ट हो सकती। यानी कि कंपोनेंट टिश्यूज जो है किसी भी फ्लावर के, वो डिफरेंशिएट। A flower cannot change into a leaf and a leaf cannot change into a stem. The component tissues of a flower and a leaf are permanent and do not differentiate. क्योंकि जो फूल होता है, जो पत्तियां होती हैं, वो परमानेंट टिश्यूज के बने हुए हैं और इसीलिए वो कन्वर्ट नहीं हो सकते, है ना। ये परमानेंट होते हैं इसलिए ये कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। Permanent tissues are composed of mature cells. परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो कैसे? मैच्योर सेल्स से मिलकर के बनती हैं। दैट हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवीजन, यानी कि वो अपनी जो विभाजित करने की क्षमता है उसको लॉस्ट, वो खो चुके हैं अपनी विभाजन की क्षमता को। और वही मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो अपनी विभाजन की क्षमता खो देती हैं, या हम कहेंगे कि मैच्योर हो जाती हैं, उनको विभाजन की आवश्यकता नहीं होती है, वही सेल्स जो है परमानेंट टिश्यूज के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। और सेल्स इन अ परमानेंट टिश्यू अटेन डेफिनेट शेप। अब उनका क्या है? अब उनका आकार भी निश्चित हो चुका है, उनकी संरचना भी तय हो चुकी है और उनका काम भी स्पेसिफिक फंक्शन में उनका परफॉर्म करने के लिए डिसाइड हो चुका है कि अब उनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होगा। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? उनको कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाती, केवल उनको वृद्धि की जिम्मेदारी होती है, यानी उनको केवल ग्रोथ करनी होती है, वो लगातार ग्रोथ करते रहें, यही उनकी जिम्मेदारी होती है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनको दूसरी जिम्मेदारियां दी जाती है ना। तो ये इसी तरह से समझेंगे। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो छोटी सेल्स यानी यंग सेल्स हैं, उनको केवल ग्रोथ की जिम्मेदारी दी गई है। और जब वो बड़ी हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, परमानेंट सेल्स के रूप में उनको फिर जिम्मेदारी दे दी जाती है। क्या काम है? डेफिनेट शेप हो जाता है, उनका डेफिनेट साइज हो जाता है और उनका फंक्शन भी डेफिनेट हो जाता है। वो लिविंग भी हो सकती हैं, डेड भी हो सकती है। परमानेंट टिश्यूज आर डेराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, यानी कि विभाज्यतक ऊतकों से ही मिलकर के परमानेंट ऊतक जो है वो बनते हैं। परमानेंट टिश्यूज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, यानी कि जो स्थायी ऊतक हैं वो 2 स्पेसिफिक मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किए गए हैं। पहला है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी कि सरल स्थायी ऊतक। पहला क्या है? सरल स्थायी ऊतक। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात हम करें, इन दीज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल स्थायी ऊतक की बात करें, तो जटिल स्थायी ऊतक जो होते हैं जटिल स्थायी ऊतक जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। अब सरल और जटिल कैसे हो गए? जैसे एक ही क्लास में एक ही तरीके, जैसे हम क्लास 9th की बात करें, तो अगर क्लास 9th में सभी बच्चे क्लास 9th के सेशन को अटेंड करें, सभी बच्चे क्लास 9th में ही हैं, तो इसका मतलब उनके समझने का स्तर समान होगा और उनको जो भी मैं सेशन दे रही हूँ, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, आपको अच्छी तरह से सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये आपका लेवल है। पूरा का पूरा क्लास 9th क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप सभी को पता है कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मैम क्या पढ़ा रही हैं, आपको समझ में आएगा। लेकिन यदि एक क्लास ऐसी हो मेरे सामने जहाँ पे मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ क्लास 9th का, और बच्चे हैं जिसमें क्लास 6th भी है, 7th भी है, 9th भी है और 10th 11th भी है,
तो उसमें क्या होगा, बच्चों के समझने का जो स्तर है, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आए, है ना। तो ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स स्थिति हो गई। सरल स्थिति का मतलब क्या है कि 9th क्लास का सेशन चल रहा है और सारे 9th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो सरल तरीके से पढ़ते जा रहे हैं, सारे बच्चों के समझ का स्तर समान है और वो समझ पा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हो गया कि एक ही क्लास में बहुत सारी क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं और 9th क्लास का चैप्टर चल रहा है, तो जो 9th क्लास के बच्चे हैं उन्हें तो समझ में आएगा और जो 9th क्लास के नहीं है उन्हें समझ में नहीं आएगा। मतलब क्या हो गया, जटिल स्थिति हो गई। तो जटिल और सरल को मैं बार बार आपको एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, इस चीज का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ, सरल का मतलब है एक ही क्लास के सभी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हो, मतलब उस सेम टाइप की सेल्स ग्रुप हो जाएं जब एक साथ और एक फंक्शन को परफॉर्म करें तो वो सरल स्थायी ऊतक कहलाएंगे। और कॉम्प्लेक्स स्थिति जब आ जाए तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यानी इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप की सेल्स ग्रुप होकर के एक साथ किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का मतलब है इन दीज टाइप ऑफ सेल्स, in these type of tissues different type of cells are grouped together to perform specific functions। यानी कि जटिल और सरल, जो एग्जाम्पल मैंने दिया आपका, उस एग्जाम्पल से आप ध्यान रखेंगे कि सरल का मतलब है एक ही जैसी सेल्स मिल करके जब एक ही प्रकार का फंक्शन परफॉर्म कर रही हूँ तो वो सरल स्थायी ऊतक कहलाएगा। और यदि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिल करके इस फंक्शन को परफॉर्म कर रही हूँ, किसी एक काम को कर रही हूँ, तो वो क्या होगा, जटिल स्थायी ऊतक कहलाएगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहलाएगा। तो ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे। परमानेंट टिश्यूज दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के परमानेंट टिश्यूज होते हैं, उनका नाम सभी बच्चे नोट करेंगे। और उसके बाद स्थायी ऊतक जो है दो प्रकार के होते हैं, सभी बच्चों ने लिखा। एक तो होता है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। इस तरह से लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती हैं, लिग्निफाइड थिक वॉल्स होती हैं, उसके अंदर ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा कंसिस्ट्स ऑफ लॉन्ग एंड नैरो डेड सेल्स। स्क्लेरेन्काइमा जो होती हैं उसमें लॉन्ग और नैरो डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर थिक वॉल्ड। इसकी इन टिश्यूज की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन नाम का एक कंटेंट वहां पे डिपॉजिट होता है, जिस कारण से उसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक वॉल्ड होती है। द वॉल्स आर सो थिक दैट देयर आर नो इंटरसेल्युलर स्पेस। बहुत मोटी होती हैं, इसलिए वहां पे इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। स्क्लेरेन्काइमा जो है दो तरीके की उनमें इन कोशिकाएं पाई जाती हैं, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स क्या हैं, these are elongated dead cells with pointed ends. The intercellular spaces in tissues are almost absent. सभी जो कोशिकाएं होती हैं have thick lignified cell walls. These cells are present in stems around the vascular bundles and in the veins of leaves. स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तने की कोशिकाओं में, वैस्कुलर बंडल्स के आसपास, और जो पत्तियों में शिराएं होती हैं उनमें भी ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्क्लेरिड्स जो होती हैं, स्क्लेरिड्स ऑल्सो नोन एज स्टोन सेल्स। स्क्लेरिड्स को हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं। यानी कि कैसी होती होंगी, स्टोन कैसा होता है, बहुत दृढ़ होता है, तो स्क्लेरिड्स भी जो हैं बहुत दृढ़ होती हैं। आर द शॉर्ट स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, शॉर्ट स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं दैट आर ग्रेटली इन शेप एंड साइज, जो शेप और साइज में डिफर करती हैं। जस्ट लाइक फाइबर्स, जैसे स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स होते हैं, दे ऑल्सो हैव थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स। इसमें भी थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती हैं।
दे यूजुअली अकर इन हार्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। ज्यादातर ये कैसे होती हैं, किसी भी प्लांट बॉडी में हार्ड पार्ट्स होता है इनका। एज हार्ड पार्ट्स ऑफ कवर ऑफ सीड्स एंड नट्स, जैसे आप देखते हैं कि बीज का जो कवर होता है किसी भी बीज का, जैसे आम की गुठली आपने देखी होगी, तो गुठली क्या है, गुठली जो है वो हार्ड पार्ट है, तो वो किसकी बनी हुई होगी, स्क्लेरीड्स की, और उसके अंदर का बीज जो है वो, गुठली के अंदर जो बीज है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन उसका जो बाहरी आवरण है, आउटर कवरिंग है, वो हार्ड होती है, तो वो किसकी बनी हुई होती होगी, स्क्लेरीड्स की, है ना। कवर सीड्स का और नट्स का जो कवर होता है वो इसी चीज से बना हुआ, क्योंकि इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम स्टोन सेल्स कहते हैं। तो स्टोन शब्द से ही समझ लेंगे कि जो भी दृढ़ पार्ट है, जो भी कड़ा कड़ा सा भाग है किसी भी फ्रूट का, वो किसका बना हुआ होता है, स्क्लेरीड्स का बना हुआ होता है। दे आर ऑल्सो फाउंड, ये कहीं कहीं कुछ फ्रूट्स के पल्प में भी पाए जाते हैं, जैसे पाइरस के पल्प में भी ये स्क्लेरीड्स पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है स्क्लेरेनकाइमा का, स्क्लेरेनकाइमा, सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा क्या है, स्क्लेरेनकाइमा इज टफ एंड रिजिड, दृढ़ होती है और इसलिए ये किसी भी पौधे को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, और ये अलग अलग पौधे के भाग को फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करती है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। तो बच्चों ये स्क्लेरेनकाइमा के बारे में आपने जाना, काइमा फाइबर्स और स्क्लेरीन, है ना, उसके फंक्शन के बारे में आपने देखा। टफ होते हैं, रिजिड होते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट किसी भी प्लांट को देते हैं। अब ये जो है ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अभी अगले सेशन में हम इसके बारे में अलग अलग बात करेंगे। स्क्लेरेनकाइमा के बारे में आपने पढ़ लिया है, तो केवल आपको पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा के बारे में नोट कर लेंगे। स्क्लेरेनकाइमा का आप जान चुके हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स विच यूनिफॉर्म थिकनिंग्स ऑफ द सेल वॉल। जो सेल वॉल की थिकनिंग होती है वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई होती है। इसमें लॉन्ग और नैरो सेल्स होती हैं। स्क्लेरेनकाइमा की हम बात कर रहे हैं, लिग्निन की थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, और ये किसी भी प्लांट का हार्ड और स्टिफ पार्ट जो है वो बनाती है। कॉलेनकाइमा और पैरेनकाइमा आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, और अगले सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये बच्चे नोट कर लेंगे। तो ये बच्चे तीनों पार्ट्स पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा नोट कर लेंगे। अगले सेशन में हम पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा के बारे में भी जानेंगे। स्क्लेरेनकाइमा के बारे में आज आपने बहुत विस्तार में जान लिया। बच्चों किसी भी प्रकार की क्वेरी होने पर आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जो ऑप्शन आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। आप चैट के माध्यम से कोई भी सवाल कर सकते हैं। बच्चों आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।